आवाज आ रहा है ना। अभी जो है ना हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे, और माइटोसिस में हम लोग प्रोफेज देख लिए, मेटाफेज देख लिए, एनाफेज देख लिए। प्रोफेज में क्या देखे थे कि क्रोमेटिन रेटिकुलम जो था वो डिसअपियर हो जाता था, क्रोमेटिन डिसअपियर हो जाता था और क्रोमोसोम अपीयर होता था। जबकि मेटाफेज में हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम जो है ना कंडेंस्ड हो जाता है और इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल लाइन पे जो है ना वो अरेंज हो जाता है। उसके बाद क्रोमोसोम जो है वो आपका थिक एंड शॉर्ट हो जाता है ना, काफी छोटा और मोटा हो जाता है, जिसके कारण वो क्लियर कट नजर आता है मेटाफेज में। उसके बाद जो तीसरा था स्टेप, प्रोफेज मेटाफेज के बाद वो था एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम का जो आपका सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट कर जाता था, जिससे क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाते थे और वो आपका मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ स्पिंडल फाइबर के मदद से। उसमें एटीपी खर्च होता था, वो एक्टिव प्रोसेस था। उसके बाद फोर्थ और लास्ट जो स्टेप है माइटोसिस का, उसका नाम है टीलोफेज। फर्स्ट था कौन? प्रोफेज, और लास्ट है कौन? टीलोफेज। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, एडवर्स होता है, उल्टा होता है एकदम रिवर्स। टीलोफेज में जस्ट उसका उल्टा होगा, जो हुआ था वहां आपका प्रोफेज में जस्ट उसका उल्टा होगा। क्या होगा? क्रोमोसोम जो है रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाएगा। उसके बाद जबकि हम देखे थे प्रोफेज में क्रोमोसोम जो है ना मूव करना शुरू कर दिया था इक्वेटर की तरफ, और यहां पर क्या हो रहा है? क्रोमोसोम जो है ना रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाएगा, अलग अलग दूर पर पहुंच जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप जो था वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया था, खत्म हो गया था, हम प्रोफेज में देखते हैं। जबकि यहां पर टीलोफेज में क्या होगा? रिस्पेक्टिव जो क्रोमैटिन है उसके चारों तरफ क्या होगा? वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा या बन जाता है। फिर वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि न्यूक्लियोलस समाप्त हो जाता था, और तो और उसमें कुछ और जो आपके सेल ऑर्गेनल्स थे, जैसे गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी डिसअपियर हो जाता था। यहाँ पर सारे के सारे रीअपियर हो जाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, ये रीअपियर हो जाएंगे। और क्या था वहां पर? और यहाँ पर क्या अंतर है? वो आपका क्रोमोसोम नजर आने लगा था, यहाँ पर क्रोमोसोम नजर अब नहीं आएगा, अब क्रोमैटिन नजर आएगा। ये जो नजर आ रहा है क्रोमैटिन नजर आ रहा है। क्रोमोसोम यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, और जो डिस्टिंक्शन था, अलग अलग हम पहचान पा रहे थे सबको, वो पहचान नहीं पाएंगे, थ्रेड को पहचान नहीं पाएंगे उसमें, और इसलिए इसको क्रोमैटिन बोल रहे हैं। अर्थात एक सेल के अंदर अंततः कितना? 2 न्यूक्लियस बन जाएगा एक सेल के अंदर, ये बाई न्यूक्लियोटेड सेल हो जाएगा। किसमें? टीलोफेज में। तो टीलोफेज का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहां पर आपको बताए। अब हम बात करते हैं समरी। हम लोगों ने देखा कि जो आपका माइटोसिस था वो कई स्टेज में, कई फेज में पूरा होता था। हाँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबको एक जगह पर समराइज कर लेते हैं। प्रोफेज को कैसे पहचानेंगे? अगर थोड़ा सा भी याद हो, प्रोफेज के जस्ट पहले इंटरफेज था, उसमें क्रोमोसोम नजर नहीं आता था। जबकि जो प्रोफेज था, खास करके माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है, उसमें क्रोमोसोम नजर आने लगता है। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड, है ना, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम नजर आने लगता है। क्रोमैटिन जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है। अगर मेटाफेज का बात करें, तो मेटाफेज जो होता है ना, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था? क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड था, छोटा और मोटा हो गया था, और लाइन ऑफ इक्वेटर पर सज जाता है ना, सेल के बीच में सज जाता है। अगर हम एनाफेज का बात करें, तो एनाफेज में क्या हो रहा था? सिंगल स्टैंडर्ड जो क्रोमोसोम था वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगा था, स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था और अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगा था। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर 3 प्रकार के बने थे, अगर याद होगा आपको तो। पहला था ट्रैक्शन फाइबर, जो कि स्पिंडल फाइबर से अटैच था। सेंट्रो जो सेंट्रोसोम से निकला था, स्पिंडल फाइबर से अटैच था। नेक्स्ट था आपका इंटरजोनल फाइबर, जो 2 क्रोमेटिड के बीच में बना था। और थर्ड था सपोर्टिंग फाइबर, जो पोल टू पोल तक था। वो तीनों के तीनों आपके
पूरी तरह से बन चुके होंगे। किसमें, एनाफेज में आपको नजर आएंगे, तीनों नजर आएंगे, अपीयर होंगे। और किसी फेज में वो तीनों एक साथ नजर नहीं आएंगे, एनाफेज में नजर आएंगे। टीलोफेज में क्या हुआ था, जो न्यूक्लियस था उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, अपोजिट पोल पर क्रोमोसोम पहुंच गया और क्रोमैटिन में बदल गया, अर्थात एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नजर आने लगेगा। ये था आपका ये माइटोसिस का समरी। कोई अगर आपसे प्रोसेस में क्या क्या होता है, ये आपका प्रमुख बात प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में प्रमुख जो होता था, जो सबसे उसको अलग करता है, वो आपका ये चार है। अब हम साइटोकाइनेसिस का बात करते हैं, साइटोकाइनेसिस का बात करते हैं। ये तो कैरियोकाइनेसिस था, कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो गया। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। अब अगर हम साइटोकाइनेसिस का बात करें, मतलब साइटोप्लाज्म के आपका डिवीजन का बात करें, तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, अब वो डिवाइड करेगा, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब डिवीजन जो होने वाला है वो साइटोप्लाज्म का होने वाला है। तो आपके मन में आएगा कि साइटोप्लाज्म में क्या होने वाला है। रियली में साइटोप्लाज्म जो है वो आपका दो तरीके से डिवाइड होता है, एक फरोइंग से और दूसरा जो है ना सेल प्लेट फॉर्मेशन से। आपके मन में आएगा कि ये फरोइंग क्या है। हम लोगों ने देखा कि फरोइंग से जो है ना वो किसमें होता है, एनिमल सेल में होता है। फरोइंग जो है ना उसके द्वारा साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होगा और सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होगा प्लांट सेल में होगा। अब होता कैसे है, हाँ, इसको थोड़ा सा फिगर से हम समझाएंगे और लिखवा देंगे पहले। तो देखते हैं फिगर से। फरोइंग जो होता है एनिमल सेल में होता है, ये दिमाग में रखना। और ये जो है ना कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है ना ये, या सेल मेम्ब्रेन में होता है। और ये कहाँ होता है, वो आपका इक्वेटर लाइन पे शुरू होगा। वहां पर कुछ एक जो है ना आपका वो बचा रह जाता है स्पिंडल फाइबर्स, वो मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ और कुछ प्रोटीन के फाइब्रिल के साथ मिलकर, साइटोस्केलेटन कहो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर दो तीन चीज है, यहाँ पर क्या क्या आ गया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्लस आपका माइक्रोफिलामेंट्स कुछ आ जाते हैं, फिलामेंट्स आ जाते हैं कुछ, वो आपके यहाँ पर जो है ना वो आप आ जाते और उसको क्या करते हैं, खींचते हैं सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण सेल मेम्ब्रेन में फरो का निर्माण होता है, गड्ढा का निर्माण होता है। और वो जो फरो है ना वो अंततः क्या करता है, सेंट्रीपिटल ग्रोथ शुरू करता है। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ, बीच की तरफ जो है ना वो आपका ग्रोथ शुरू करता है। और इस सेंट्रीपिटल ग्रोथ के कारण, सेंट्रीपिटल ग्रोथ के कारण अंततः सेल जो है ना दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, साइटोप्लाज्म दो भाग में बढ़ जाता है और दो आपका वो राउटर सेल्स मिल जाता है। तो ये फरोइंग में ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं किसका, सेल प्लेट फॉर्मेशन का। तो शुरू करते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है किसमें, प्लांट सेल में। और क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखिए वो जो रिमेन्स था स्पिंडल फाइबर का, जस्ट आपका जैसे ही माइटोसिस होने लगता है वो साइटोप्लाज्म जो है ना वो क्या होता है, सेपरेट होने लगता है दो पोल, दोनों पोल के तरफ। और वो जो आपका सेपरेशन शुरू होता है उसको हम कहते हैं फ्रैगमोसोम। तो ये फ्रैगमोसोम क्या है, साइटोप्लाज्मिक सीट लाइक बनना शुरू हो जाता है माइटोसिस शुरू होते ही, और उसी को फ्रैगमोसोम कह रहे हैं। ये साइटोप्लाज्म के सेपरेशन दोनों पोल के तरफ होगा, जिधर आपका वो होगा आपका सेंट्रोसोम होगा उधर की तरफ होगा। अब उस पर जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स था बीच में बचा हुआ स्पिंडल फाइबर का रिमेन्स जो था, वहां पर उसके अगल बगल में फ्रैगमोप्लास्ट जैसा बनने लगता है दोनों साइड में। ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है, फ्रैगमोप्लास्ट रियली में जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एलिमेंट्स का मिला जुला यूनियंस होता है। उसके बनने के बाद ये यहाँ पर जो है ना डिपोजिशन बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। और वो डिपोजिशन आता है कहाँ से, गोल्जी बॉडी से। तो सेल प्लेट फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी का बहुत महत्व है।
गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो आपका डिपोजिशन देने लगता है वेसिकल के रूप में, और वो जो आपका डिपोजिशन देता है, वो डिपोजिशन जो होता है कुछ हद तक सेल वॉल मटेरियल्स को रखता है, जिसमें आपका प्रोटीन हो सकता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जो अंततः जो है ना सेल प्लेट का निर्माण कर देता है। अब सेल प्लेट जो है उसमें सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ शुरू हो जाता है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ। ये जो सेल प्लेट देख रहे थे आप, सेल प्लेट जो होता है कुछ हद तक वो लाइक मिडिल एमला होता है। हम लोग जो पीछे मिडिल एमला देखे हैं ना, उसका उस तरह का ये आपका कंस्टिट्यूएंट इसमें करीब करीब होते हैं, लाइक मिडिल एमला होता है। और ये जो मिडिल एमला होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ शुरू हो जाता है, अंततः सेल जो है ना दो भाग में बढ़ जाता है और एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले कंप्लीट मिडिल एमला बनता है। मिडिल एमला जो है ना अंततः वो आपका प्राइमरी सेल बाल का निर्माण करता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल बाल बन जाता है और दो सेल जो है ना वो आपका क्लियर हो जाता है। तो ये है सेल प्लेट फॉर्मेशन। किस और हम लोग माइटोसिस में जाने, कुछ सेल या ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। जब कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो जो सेल होगा या स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट या सिनसाइटियम कंडीशन कहते हैं, और स्ट्रक्चर को कहते हैं सिनसाइटियम या मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब इसका कॉमन एग्जांपल है लिक्विड एंडोप्लाज्म ऑफ कोकोनट। हम लोग जो मिल्क जो देखते हैं, कोकोनट का जो पानी होता है वो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाता है, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनसाइटियम स्ट्रक्चर है। अगला है सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। सबसे पहला मैं तो ये सिग्निफिकेंस है कि ये मुख्यतः डिप्लॉयड सेल में होता है और स्पेशल टाइप का है, जिससे संख्या तो बढ़ता है लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन कुछ एक आपका हैप्लॉइड भी माइटोसिस देखा जाता है, जैसे लोअर प्लांट्स में गैम्टोफाइट्स जो बनते हैं अलगी या ब्रायोफाइट्स का, वो माइटोसिस से ही बनता है। कुछ सोशल इंसेक्ट जो हैं जैसे ड्रोन है आपका हनी बी में, वो भी आपका माइटोसिस के द्वारा ही उसमें गैमेट्स बनता है और उसका जो ग्रोथ होता है वो माइटोटिक टाइप का ग्रोथ होता है। ये जो माइटोसिस है उसका दूसरा सिग्निफिकेंस है क्रोमोसोम की संख्या ये बनाए रखता है, जेनेटिक स्टेबिलिटी रहता है जैसा कि हम आपको बताए थे, और ये सेल साइज भी मेंटेन करता है। रियली में देखा जाता है कि डिवीजन होने का कारण क्या है। जब हम लोग पढ़े हैं कि सेल में हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता रहता है, अर्थात ग्रोथ होता रहता है, और जब ग्रोथ होता रहता है तो उसका जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिस्टर्ब होने के कारण अब सेल को अपने आप को पुनः उसको रीस्टोर करने के लिए उस रेशियो को डिवाइड करना पड़ता है, और ये डिवाइड करके अपने न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को वो मेंटेन करता है। अर्थात ये क्या करता है, आप सेल साइज को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये आपका सेल के रिपेयर में मदद करता है। जो सेल आपका हट गया है उसके जगह पर नया सेल बनाने में मदद करता है। अर्थात सेल रिपेयर से अच्छा रहेगा, ऑर्गन के रिपेयर में या स्ट्रक्चर के रिपेयर में ये मदद करता है। हमारा अपर एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस का ऊपर का जो लेयर है वो हमेशा हटता रहता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता तो क्या होता है, ये सब खत्म हो जाता है, स्किन खत्म हो जाता, हमारा बॉडी खत्म हो सकता था। तो ये स्किन को बनाए रखने के लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है, और किससे होता है, वो माइटोसिस से होता है। प्लस हमारा जो गट है, लिमेंट्री कैनाल का जो अंदर का लाइनिंग लेयर है, वो भी हमेशा जो है ना रिमूव होता रहता है, हटता रहता है, और उसको वो मेंटेन करने के लिए भी वहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता रहता है या जरूरी है। हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है उसके जो ब्लड सेल्स है WBC 120 दिन में समाप्त हो जाएगा। हाँ, कौन, आरबीसी, सॉरी, आरबीसी 120 दिन में समाप्त हो जाता है या पुराना हो जाता है। WBC जो है ना वो कई दिनों में आपका समाप्त होता है, कुछ वर्षों तक में खत्म होता है। तो उसको भी क्या करना है, रीस्टोर करना है, पुनः बनाना है। नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड से पूरा का पूरा WBC, पूरा का पूरा आरबीसी समाप्त हो जाएगा।
तो ये सब कॉन्स्टेंटली जो है ना रिमूव होता रहता है, किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। फिर ये जो आपका प्लांट है, प्लांट में जो ग्रोथ देखते हैं हम मेस्टेमेटिक टिश्यू से होता है, और उसके कारण कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। प्लांट का कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है इसी माइटोसिस के कारण, जो कि उसके मेस्टेमेटिक टिश्यू में लगातार होता रहता है। अब कुछ नोट देख लेते हैं। आप म्यूटाजेन का नाम सुने होंगे। म्यूटाजेन उस सबस्टांस को कहते हैं जो म्यूटेशन करता है या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में चेंज ला देता है सेल्स के या ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पर एक है माइटोजेन। माइटोजेन वैसे पदार्थ को बोलते हैं जो किसी सेल या रचना में माइटोसिस करता है या माइटोसिस इंट्रोड्यूस करता है, जैसे ऑक्जीन है, जिब्रेलिन है, मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या एनिमल ग्रोथ हार्मोन्स हैं। वो क्या करते हैं? डिवीजन करवाते हैं। इंसुलिन भी जो है ना वो आपका माइटोसिस को बढ़ावा देता है। प्लस एक और शब्द है माइटोटिक पॉइजन, जो बढ़ावा देगा उसको माइटोजेन कहेंगे, या जो माइटोसिस को रोक देता है, माइटोसिस को होने नहीं देता है, उसको कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन वैसे केमिकल्स या सब्सटेंस को कहते हैं जो आपका माइटोसिस को रोक दे। जैसे राइबोन्यूक्लिएज है, राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है ना वो प्रोफेज को रोक देता है। राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम जैसे ही आता है प्रोफेज नहीं हो सकता है, बल्कि वो रुका हुआ रहेगा किसमें? G2 फेज में। अगला है एजाइड है या साइनाइड है, अगर वो डाल दिया जाए तब भी प्रोफेज में रुक जाता है, वो आगे नहीं बन पाता क्योंकि स्पिंडल फाइबर का निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाता है। मस्टर्ड गैस जो होता है वो क्या करता है? क्रोमोसोम को क्लम्पिंग कर देता है, एक सेल में क्लम्प कर देता है, एक जगह पर जमा कर देता है, और जिसके चलते भी माइटोसिस नहीं होता है। उसी तरह से चैलोन्स है, चैलोन्स जो है ना वो क्या करता है? इनहिबिट करता है माइटोसिस को, माइटोसिस को वो भी नहीं होने देता है, अर्थात वो भी क्या है? माइटोटिक पॉइजन है। तो ये कुछ एक हम क्या देखें? माइटोजेंस और माइटोटिक पॉइजन्स देख रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट में आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन आता है कि माइटोटिक डिवीजन कितना चाहिए किसी सेल को प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए दिया हुआ 180 गो सेल है या 120 गो सेल है, तो कितना हमको माइटोटिक डिवीजन चाहिए? उसके लिए एक फार्मूला है n-1। इस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। जितना नंबर ऑफ सेल्स दिया हुआ रहेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ क्या? माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ये दे दिया जाएगा कि माइटोसिस कितना माइटोसिस हुआ है 100, तो बताओ सेल कितना बड़ा है, तो उसमें क्या करना है? +1 कर देना है। ये ध्यान रखिएगा। अगर माइटोटिक डिवीजन निकालना है तो क्या करेंगे? -1 कर देंगे। जितना आपका सेल रहेगा उसमें -1 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। जैसे 2 सेल बना तो कितना माइटोसिस हुआ? 1। 3 सेल बना या 4 सेल बना तो कितना माइटोसिस हुआ? इसी तरह से 4 होगा तो घटा दीजिएगा इसी तरह से आप, तो कितना हो जाएगा? उसमें 3 हो जाएगा। तो अब अगर 4 सेल दिया हुआ है तब तो निकल गया माइटोसिस, लेकिन अगर माइटोसिस दिया हुआ है और सेल का संख्या निकालना है तो 1 जोड़ देंगे उसमें। 3 दिया है माइटोसिस तो 4 हो जाएगा सेल। इस प्रकार से हो जाएगा। अब नंबर ऑफ जनरेशन अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ जनरेशन कितना चाहिए, तो मान लेते हैं हम x मान लेते हैं सेल की संख्या को, स्मॉल x जो है ना वो सेल की संख्या को मान ले, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा इसके लिए? इसके लिए फॉर्मूला आता है x = 2 के पावर n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन 128 सेल है, उसमें कितना जनरेशन चाहिए? तो x बराबर कितना दिया हुआ है? 128। तो मान भर दीजिए, 2 के पावर n था, बराबर कितना हो गया? x था ना, अभी हम लोग देखे थे, तो कितना हो गया? 128। बराबर क्या हो जाएगा? भाग देके देखेंगे तो 2 के पावर 7 आ जाता है। इसी तरह से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो अपना आराम से माइटोसिस में बना के देखिएगा, कोई समस्या होगा तो पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कॉल्चिसिन का। कॉल्चिसिन एक स्पेशलाइज्ड केमिकल है जो प्लांट से निकाला जाता है। लिलिएसी फैमिली का एक प्लांट है कॉल्चिकम आउटमेनेल, उसके कॉर्म से। कॉर्म जो होता है ना वो आपका मॉडिफिकेशन होता है, और उस मॉडिफिकेशन से निकाला जाता है, कॉर्म से उसको निकाला जाता है, प्लांट का मॉडिफिकेशन है। और उसमें से वो केमिकल जो है ना जब यूज किया जाता है किसी सेल पर तो क्या करता है? माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर बनता है उसको बनने नहीं देता है। जब वो स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने देगा तो क्या होगा?
रेप्लिकेशन तो होगा क्रोमोसोम का, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएगा एनाफेज में। और जब एनाफेज में एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएगा तो अलग अलग पोल की तरफ नहीं जा पाएगा, और जब अलग अलग पोल की तरफ नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम एक ही जगह पर रह जाएगा, आपका डबल हो जाएगा क्रोमोसोम, पहले से जितना था 4 था और उसका दुगना बना अभी रेप्लिकेशन से, तो अलग नहीं हो पाया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और न्यूक्लियस जो है ना चारों तरफ से बन जाता है। जब न्यूक्लियस जो है ना बन जाता है वहीं पे, इसका मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, तो एक ही न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे सेल्स हो जाएंगे। अर्थात कह सकते हो कि नंबर ऑफ जो आपका क्रोमोसोम सेट है वो इंक्रीज कर जाएगा पर सेल में, और ऐसे सेल को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड सेल। इस घटना को कह सकते हैं इंडो पॉलीप्लॉइडी या इंडोमाइटोसिस या सी माइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉल्चिसिन के मदद से किया अगर जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल्चिसिन माइटोसिस भी कहते हैं। ये दोनों तरह का हो सकता है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। अगर हम कॉल्चिसिन डाल के कर रहे हैं तब तो हो जाएगा आर्टिफिशियल, और उसको सी माइटोसिस भी कहेंगे इंडोमाइटोसिस के साथ साथ। लेकिन अगर नेचुरल रूप में हो रहा है तब तो उसको कहते हैं इंडोमाइटोसिस या इंडोपॉलीप्लॉइडी। इसमें जो है ना एक ही आपका न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारा क्रोमोसोम का सेट होता है। तो ये तो था माइटोसिस के बारे में। अब नेक्स्ट डे हम लोग मियोसिस देखेंगे या रिडक्शन डिवीजन देखेंगे। तो अब आगे